हमारा आज का चैप्टर जो है वो थर्ड चैप्टर है, प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ठीक है। फॉर्म ऑफ हमने प्राइवेट पढ़ लिया था, प्राइवेट सेक्टर पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उसी के आगे मल्टीनेशनल कंपनी आती है। मल्टीनेशनल कंपनी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर से। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस तीन चीज़ों से बना है या तीन फॉर्म आते हैं इसमें। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है इसमें पब्लिक कॉरपोरेशन, और तीसरा है इसमें गवर्नमेंट कंपनी। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज one of the department of government. It has no separate existence than government. तो ये जो फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो फॉर्म है पब्लिक सेक्टर का सबसे ओल्ड फॉर्म है। ठीक है, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है वो गवर्नमेंट का ही क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, और इसका गवर्नमेंट से कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये गवर्नमेंट का ही क्या होता है, हिस्सा होता है। इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो कंट्रोल किया जाता है ये किसी एक मिनिस्ट्री द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो जैसे क्या होता है रेलवे। ठीक है, रेलवे की क्या होती है, रेलवे मिनिस्ट्री अलग होती है, तो रेलवे का अलग मिनिस्टर होता है। डिफेंस हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग होती है। ठीक है, पोस्ट, टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या आते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या क्या फीचर होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है ये किसके द्वारा, ओवरऑल जो कंट्रोल होता है इनका किसके पास होता है, वो मिनिस्ट्री के पास होता है, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है इसमें दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। ये मैंने आपको बता दिया है कि इनका गवर्नमेंट से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, ये गवर्नमेंट का ही क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। थर्ड वन इज दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और इनको फाइनेंस यानी फंड प्रोवाइड कहाँ से होता है, गवर्नमेंट जो एनुअल बजट होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है। देखो हर साल क्या होता है, बजट पास किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें रेलवे का भी क्या होता है, एक अपना बजट होता है। ठीक है, डिफेंस का अपना एक बजट होता है। तो इन्हें ये जो गवर्नमेंट के ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इन्हें जो फाइनेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट बजट से, जो एनुअल जो बजट होता है गवर्नमेंट का उससे मिलता है। इज इट क्लियर। उसके बाद है द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, ठीक है, जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, ठीक है, उसे गवर्नमेंट के ट्रेजरी में क्या कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के कोष में डिपॉजिट कर दिया जाता है। आ रहा समझ में। ये इसमें कोई भी ओनरशिप नहीं होती, कोई भी पार्टनर नहीं होते या कोई भी शेयर होल्डर नहीं होते कि उनको प्रॉफिट मिल जाए। इसमें क्या होता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो डायरेक्ट जाके क्या कर दिया जाता है, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है उसमें डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो जिसे हम कोष भी कहते हैं। इज इट क्लियर। द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज सिविल सर्वेंट एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल ऑफ सिविल सर्वेंट। स्टाफ, जो भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के जितने भी स्टाफ होते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं। ठीक है, मींस उनकी क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। ठीक है, और जो भी रिक्रूटमेंट होता है इनका या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी होती है उनको कंपनसेट एज पर द रूल ऑफ सिविल सर्वेंट, जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, उनके रूल के द्वारा, जैसे उनका रूल होगा उसी द्वारा उन्हें रिक्रूट और कंपनसेट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल किया जाता है, इसका जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, डिपार्टमेंटल हेड पे इसका कंट्रोल होता है, और जो कि किसके जवाबदेही में होता है, वो मिनिस्टर जो होता है वो कंसर्न मिनिस्ट्री में, जैसे रेलवे मिनिस्टर है। ठीक है, तो रेलवे डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो डायरेक्ट किसके अकाउंटेबल होगा, जो रेलवे मिनिस्टर का क्या है, मिनिस्टर है। इज इट क्लियर। जो कंसर्न मिनिस्टर होता है उसके लिए क्या होगा, वो डिपार्टमेंटल हेड क्या होगा, अकाउंटेबल
होगा। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह, ठीक है। अगर कोई भी क्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो डिपार्टमेंटल हेड है उसे किसको जवाब देना पड़ेगा, जो कंसर्न मिनिस्ट्री का क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। जैसे डिफेंस की बात करें तो डिफेंस का जो चीफ होगा, ठीक है, वो किसको रिपोर्ट करेगा या वो किसका अकाउंटेबल होगा, जो डिफेंस मिनिस्टर होगा। इज इट क्लियर। रेलवे का जो हेड होगा, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो किसे अकाउंटेबल होगा, किसे जवाबदेह होगा, जो रेलवे मिनिस्टर होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है दे कैन शूट इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल द सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। सो इनके ऊपर शू किया जाता है, सू कर सकते हैं। सू का मतलब होता है लीगल, अगर हम कोई स्टेप लेते हैं या हम क्या कर सकते हैं, उनमें केस फाइल कर सकते हैं। जैसे हम गवर्नमेंट में केस फाइल कर सकते हैं, वैसे ही हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी क्या कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार का केस फाइल कर सकते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है इसमें मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, ठीक है। क्या क्या मेरिट होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एज नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। देखो इसे बनाना बहुत आसान होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को स्टार्ट करना या फॉर्म करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लीगल कोई भी रिस्ट्रिक्शन या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद है इफेक्टिव कंट्रोल। द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज़ डायरेक्ट एंड सेंट्रलाइज। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो कंट्रोल होता है वो इफेक्टिव इसलिए होता है, ठीक है, कुशल इसलिए होता है क्योंकि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो कंट्रोल होता है वो डायरेक्ट किसके हाथ में होता है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, वो किसी एक के हाथ में उसका कंट्रोल होता है, ठीक है। और जहाँ भी कंट्रोल क्या होता है, किसी वन पर्सन के हाथ में होता है, तो कंट्रोल वहाँ क्या होता है, इफेक्टिव ही होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। देयर इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज द फाइनेंशियल मैटर आर सब्जेक्टेड टू द मिनिस्ट्रियल सैंक्शन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल, ठीक है। सो यहाँ क्या होता है, जो बजट होता है, जो फंड होता है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मैटर में चलता है, ठीक है, विच सब्जेक्ट टू द मिनिस्ट्रियल सैंक्शन, ठीक है, कितना बजट पास हुआ है, ठीक है। अकाउंटिंग और ऑडिट पे क्या होता है, सारा फंड क्या किया जाता है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न से क्या किया जाता है, फंड को क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। देयर आर द डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, सो देयर इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सो आपको पता है, मैंने बता दिया है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डायरेक्ट जो होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पार्लियामेंट में क्या हो सकती है, डिस्कस की जा सकती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, पार्लियामेंट में डिस्कस की जाती है कि रेलवे बजट है, ठीक है, बजट इतना था फिर भी डेफिसिट में चल रही है, ठीक है, तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। इसका मतलब है कि अगर नहीं हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, कोई भी डिफिशिएंसी आ रही है, कोई भी कमी आ रही है, तो पब्लिक क्या कर सकती है, उस मिनिस्ट्री को या उस डिपार्टमेंट को क्या कर सकती है, डायरेक्ट क्या कर सकती है, अकाउंटेबल बना सकती है। नेक्स्ट इसमें पब्लिक रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, सो दियर दिस अंडरटेकिंग कैन टेकिंग्स हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू। सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं उनका जो रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो पब्लिक का रेवेन्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर किए जाएंगे। उसके बाद सीक्रेसी की बात करें, द एक्टिविटीज़ परफॉर्म ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट एज गवर्नमेंट कैन avoid disclose on the plea of the public interest. Due to the secrecy only the most sensitive area, defense is operating as a departmental undertaking. So ये बोल रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, कोई भी सीक्रेसी मतलब कोई भी जो मैटर होता है उसे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। इज इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस को इसलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रखा गया है क्योंकि डिफेंस को क्या होता है, बहुत सीक्रेसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। डिफेंस क्या प्लान कर रही है,
कहाँ ऑपरेशन करने वाली है, ये सब क्या होता है, सीक्रेट होता है। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही एक ऐसा क्या है फॉर्म है जहाँ क्या हो सकता है, ये सारी सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट है इसमें डीमेरिट्स, ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो पहला है इनफ्लेक्सिबिलिटी। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर द strict parliamentary control. There is too much interference of the minister and top official. It is treated as one of the government offices. This reduce the flexibility and efficiency of the undertaking. देखो क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स वो उसको हम क्या नहीं कर सकते, इजीली हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इजीली हम क्या नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन इसलिए नहीं ले सकते, देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होता है वो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल पे चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मिनिस्टर्स या टॉप ऑफिसर्स जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, और ये एज अ गवर्नमेंट ऑफिस ही ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और बिजनेस में क्या आती है, इनएफिशिएंसी बढ़ती है। इज इट क्लियर? अरे समझ में, आपने देखा होगा कोई भी अगर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वहाँ क्या होता है, जो मिनिस्टर होते हैं उनके या फिर टॉप ऑफिशियल होते हैं उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है कि ये क्यों हो गया, ये कैसे नहीं हुआ। तो उससे क्या होता है, जो वर्कर होते हैं वो इफ़िशेंटली काम नहीं कर सकते और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन। ये आपको पता होगा कि प्रॉफिट इज़ द डायरेक्ट मोटिवेटर, ठीक है। अरे समझ में, प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्ट मोटिवेटर होता है। और आपको ये पता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो क्या होता है, रेवेन्यू होता है, जो प्रॉफिट होता है या सरप्लस होता है वो डायरेक्ट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए कोई ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेता प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, बिकॉज प्रॉफिट एंड रिवॉर्ड का क्या होना चाहिए, एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। अगर प्रॉफिट और रिवॉर्ड का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो क्या होता है उससे इफिशिएंसी या मोटिवेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप की बात बताता हूँ, वहाँ क्या होता है, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा कोई भी ओनर उसे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इज इट क्लियर? मगर यहाँ क्या होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है या जो सरप्लस होता है, वो जो रेवेन्यू होता है वो किस में डिपॉजिट हो जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाता है। तो कोई भी मोटिवेटेड नहीं रहता है क्योंकि उन्हें उस चीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इज इट क्लियर? So the departmental undertaking have no power to utilize their revenue as these are deposited in the treasury। ये मैंने आपको बता दिया है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास कोई राइट नहीं होता, कोई पावर नहीं होता कि अपने रेवेन्यू को यूटिलाइज कर सके, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाता है। देयर इज नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इसीलिए कोई इंसेंटिव नहीं लेता प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड। यहाँ क्या होता है, एफर्ट और रिवॉर्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। इज इट क्लियर? आपको पता है जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा उतना ही ज़्यादा एफर्ट आप लगाओगे, मगर इसमें जो रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है, तो कोई भी अपने एफर्ट नहीं लगाता है। उसके बाद है लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। मीन्स ऑटोनॉमी का मतलब होता है आप अपने हिसाब से क्या नहीं कर सकते, फाइनेंशियल जो आपका रिसोर्सेज है उनको यूज़ नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एज देयर आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली एज दीज हैव टू डिपॉजिट इन द ट्रेजरी। मैंने आपको बता दिया है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं कर सकती, बिकॉज उनका जो सिस्टम चलता है वो बजटरी कंट्रोल पे चलता है। जैसे एनुअल बजट होता है तो एनुअल बजट के हिसाब से वो क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? क्योंकि आपको ये भी मैंने बताया कि उनका जो रेवेन्यू होता है वो अपने रेवेन्यू को फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू होता है वो ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया जाता है। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन इट्स ओन वे। इसीलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अपने फंड को अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाता है, कोष में डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए वो अपने जो भी क्या होते हैं फंड होते हैं या अपना जो भी रेवेन्यू होते हैं उसे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। The departmental undertaking are managed by the government official. These officials are overburdened with the paperwork. They spend a maximum time to answer the queries of the
फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड मिनिस्ट्री, they can be transferred anytime. As a result, they have less sense of responsibility and efficiency. देखो क्या होता है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की बात कर रहा है ये, कि जो मैनेजमेंट होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, वो क्या होता है, इनएफिशिएंट होता है. कैसे होता है, देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी मैनेजमेंट होता है वो मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा किया जाता है. और ये जो ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली जो होते हैं पेपर वर्क में क्या होते हैं, ओवरबर्डन होते हैं, पेपर वर्क से ओवरबर्डन होते हैं, मतलब एक्चुअली में वो काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और असल में कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले उन्हें बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, एक लीगल काम है, एक गवर्नमेंट का काम है, इसीलिए पेपर वर्क ज़्यादा होता है इनके पास. और ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या होता है, अपने पार्लियामेंट या जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है उनके आंसर को, उनके सवालों के, उनकी जो क्वेरीज है उनको सुलझाने में लग जाते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, उनकी इफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. इज इट क्लियर? उसके बाद ये बोल रहा है दे कैन ट्रांसफर एनी टाइम. सो सिंपल सी बात है कि जो मैनेजमेंट होता है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, आपको पता है, और इनका ट्रांसफर कभी भी हो सकता है. तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, वो अपने एक उनके अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट वन इज रेड टैपिज्म. ठीक है, रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, आपको पता है कि जो भी होता है क्या होता है, धांधली होती है या फिर घोटाला होता है, ये उसकी बात करता है. रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रिफर टू द डिले ऑफ डिसीजन ड्यू टू टू मैनी फॉर्मेलिटीज. ठीक है, द डिसीजन इन द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्टर फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क प्रोसीजर. ठीक है, रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी की वजह से क्या होता है, जो भी डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, डिले करने पड़ते हैं. क्योंकि क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले क्या करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती है. ठीक है, तो किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डिसीजन क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है, बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, innovation and bold approach, immediate action which are so essential for the growth of an enterprises have no place in the departmental undertaking. So आपको पता है कि कोई भी अगर बिजनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो उसके लिए इनोवेटिव, बोल्ड अप्रोच और इमीडिएट एक्शन लेने पड़ते हैं. मगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, रेड टैपिज्म और ब्यूरोक्रेसी होती है. इसके कारण क्या होता है, हम जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते और बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. देखो, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और बाय द सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर. सो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होता है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होता है, ये एक बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट होती है, बॉडी ऑफ कंपनी होती है, जो एक स्पेशल एक्ट के द्वारा क्या की जाती है, फॉर्म की जाती है. ठीक है, पार्लियामेंट में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो. इज इट क्लियर? इट इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. और ये क्या किया जाता है, फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट. इसको जो फाइनेंस किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. इट्स पावर, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. इज इट क्लियर? तो इसके जो पावर होते हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके जो लिमिटेशन होते हैं, वो भी एक्ट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो एक्ट पास किया गया है. इज इट क्लियर? और समझ में, जैसे कि क्या हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया, एयर इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ऑयल ONGC हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा. ये सारे क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है. इज इट क्लियर? क्योंकि इनको जो फॉर्म किया गया है, ये इनको स्पेशल एक्ट के द्वारा लेजिस्लेचर के, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, एक स्पेशल एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के द्वारा क्या किया गया है, फॉर्म किया गया. इसके बाद है फीचर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन. पहला है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर. ये मैंने आपको बता दिया है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, चाहे वो सेंटर और चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसमें द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज डिफाइंड बाय द एक्ट ओनली. ये मैंने आपको बता दिया है कि जो पावर होती है किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन की, जो पावर होती है, उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके जो लिमिटेशन होते हैं, वो किसके द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, वो एक्ट के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जिस एक्ट के द्वारा वो बनाया गया है. उसके बाद है, इट ऑपरेट अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट. ये जो
कंट्रोल किया जाता है, इसे टोटली जो कंट्रोल किया जाता है या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी क्या होती है, गवर्नमेंट से क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद है इट गेट इनकॉर्पोरेट ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास इन द पार्लियामेंट, और ये खुद ही क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड हो जाता है या इनकॉर्पोरेट हो जाता है जब एक्ट क्या होता है किसी भी पार्लियामेंट में पास होता है। उसके बाद है इट इज़ मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, और ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं और जिन्हें गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। उसके बाद है द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्युनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉय। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो रिक्रूटमेंट या जो क्या होता है रेम्युनरेशन होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, वो सिविल सर्वेंट क्योंकि आपको पता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो भी एम्प्लॉय होते हैं, वो जो भी स्टाफ होता है वो सिविल सर्वेंट होते हैं, और सिविल सर्वेंट के अनुसार या सिविल सर्वेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार उनको क्या मिलती है, उनका रिक्रूटमेंट होता है या उनको सैलरी मिलती है। मगर पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन अपने रूल के अनुसार क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है और रेम्युनरेशन स्टाफ को या एम्प्लॉय को देती है। उसके बाद है इट इंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखो इसका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिजनेस को, क्योंकि यहाँ क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता जितना कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता है। उसके बाद है हमारे पास मेरिट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो पहले हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं होता। तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होगा वो अपने अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली और फ्लेक्सिबिलिटी से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है क्विक डिसीजन। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द रेड टेपिज्म एज देयर इज लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। सो क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो क्विक डिसीजन लिए जाते हैं, बिकॉज रिलेटिवली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, ज़्यादा रेड टेपिज्म होती है, ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ती है। मगर पब्लिक कॉर्पोरेशन में एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से क्या होता है, कम हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो डिसीजन होते हैं वो हम जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद है सर्विस मोटिव। द एक्टिविटी ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, दिस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। सो जो भी एक्टिविटी होती है पब्लिक कॉर्पोरेशन की वो पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, और ये इंश्योर करते हैं ये कि पब्लिक इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर। तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। उसके बाद है एफिशिएंट स्टाफ। पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन have their own rule and regulation regarding to remuneration and recruitment of the employee. It provide better facility and attractive terms and services to the staff to secure efficient working from its staff. देखो क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अपने ही क्या होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए और उसे सैलरी देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने स्टाफ को एक अट्रैक्टिव सैलरी और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो स्टाफ हो उनकी इफिशिएंसी क्या हो, बरकरार रहे। उसके बाद है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप सच एज लेबर कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। इसका जो मैनेजमेंट होता है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसमें बहुत सारे बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वेरियस ग्रुप के, जैसे लेबर ग्रुप हो गया, कंज्यूमर ग्रुप हो गया, और ये नॉमिनेटेड किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है इसका। इज इट क्लियर। उसके बाद डीमेरिट की अगर हम बात करें, ठीक है, डीमेरिट या डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑटोनॉमी इन ऑन पेपर ओनली, ठीक है। ऑटोनॉमी और पेपर ओनली का मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा कि ये अपने डिसीजन फ्रीली और इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, मगर ऐसा सिर्फ पेपरों में ही होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो बात होती है कि जो ऑटोनॉमी ऑफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो पब्लिक कॉर्पोरेशन की होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियल या गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी का उनके जो भी मैटर है उनमें इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं से हो जाता है। इज इट क्लियर।
सो सिर्फ वो बोलने की बात है कि क्या है, ऑटोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, ठीक है, वो सिर्फ पेपर में ही है। मगर एक्चुअल की बात करें, ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो कहीं ना कहीं इनमें क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है। द ऑटोनॉमी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली नेम शेक, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए ही क्या है, पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ऑटोनॉमी या फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ नाम के लिए ही है। प्रैक्टिकली मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल पार्टी ऑफन इंटरफेरेंस विद देयर वर्किंग ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया है, ठीक है, सिर्फ वो बोलने की बात है, सिर्फ वो पेपर में ही है कि क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसका, पब्लिक कॉर्पोरेशन का, वो ऑटोनॉमी होता है या ऑटोनॉमिक होता है या फिर फ्लेक्सिबल होता है। मगर असलियत में प्रैक्टिकली का हम देखें तो मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इनके वर्क में क्या करती है, इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं करती है। उसके बाद है लैक ऑफ इनिशिएटिव। पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कंपटीशन और नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, सो देयर एम्प्लॉय डू नॉट take initiative to increase the profit and reduce loss. The losses of the public corporation are made good by the government. देखो पब्लिक कॉर्पोरेशन मैंने बता दिया है कि मैंने ये भी बताया था कि टोटली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन को कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है, बिकॉज इन्हें प्रॉफिट से, इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या लॉस को रिड्यूस करने के लिए कोई इनिशिएटिव या कोई पहल नहीं लेते। और अगर कोई लॉस होते भी है पब्लिक कॉर्पोरेशन को तो उनको अच्छा बना दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर लॉस होता भी है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे क्या करती है, हेल्प करके या फाइनेंशियली सपोर्ट करके क्या कर देती है, उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद है रिजिड स्ट्रक्चर। द object and the power of the public corporation are defined by the act and these can be amended only by amending the status or the act. Amending act is the time consuming and complicated task. देखो मैंने आपको बताया है कि जो पब्लिक कॉर्पोरेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव और पावर है वो किसके द्वारा, एक्ट के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे एक्ट में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है। और अमेंडिंग अ एक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है। और किसी भी एक्ट को अमेंड करना, ठीक है, अमेंड का मतलब होता है उसमें सुधार करना, बदलाव करना, ठीक है, एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, रिजिड स्ट्रक्चर इसलिए है कि जो भी पावर या ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन के वो किसके द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, एक्ट के द्वारा, ठीक है। और एक्ट अगर इनमें कोई चेंजेस करने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्ट में क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। और अगर हमें क्या एक्ट में अमेंड करना पड़ता है तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। उसके बाद है अनफेयर प्रैक्टिस। द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस, इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर इट्स इनएफिशिएंसी। देखो क्या होता है, ये बोल रहा है अनफेयर प्रैक्टिस होती है यहाँ, ठीक है। जो गवर्निंग बोर्ड होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन का, यानी जो बोर्ड होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन का, वो क्या कर सकता है, अनफेयर प्रैक्टिस में भी इंडल्ज हो सकता है, क्योंकि अपनी इनएफिशिएंसी को कवर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, हाईली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये उन पे डिपेंड करता है। इसके बाद है हमारे पास थर्ड टाइप है पब्लिक कंपनी का, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का थर्ड, जो हमारे पास थर्ड और लास्ट है वो है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। सो government company means any company in which at least 50% of the paid up share capital is held by central and state government or partially by central and state government. देखो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके 51% या उससे ज़्यादा, मिनिमम 51% क्या हो, पेड अप कैपिटल किसकी हो, या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हो, या फिर पार्शली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हो, या तो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की या पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट की, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर 51% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए किसी भी कंपनी में, तो वो क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। द गवर्नमेंट कंपनी आर गवर्नड बाय द रूल्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 लाइक इन अदर रजिस्टर्ड कंपनी। देखो क्या होता है, पहले 1956 था, 2030 एक्ट, यहाँ 1956 लिख रखा है मगर एक्ट 2030, तो
गवर्नमेंट कंपनी जो गवर्न की जाती है वो रूल, जो कंपनी एक्ट का रूल होता है 2013 का, उसके द्वारा क्या की जाती है, गवर्न की जाती है, चलाई जाती है, जैसे कि अदर रजिस्टर्ड कंपनी को चलाया जाता है। इज इट क्लियर? इसमें बात करते हैं हम फीचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की। पहला इसमें रजिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट कंपनी गेट इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनी एक्ट 2030, ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट आर एप्लीकेबल इन द गवर्नमेंट कंपनी, द गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम द सम प्रोविजन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी वैसे ही फॉर्म होती है जैसे कि कोई कंपनी फॉर्म होती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। हमने इससे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा था, वैसे ही क्या होता है गवर्नमेंट कंपनी भी फॉर्म की जाती है। ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट कंपनी, जितने भी प्रोविजंस होते हैं कंपनी एक्ट के वो सारे एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, वो सारे प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है गवर्नमेंट कंपनी को भी। गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम प्रोविजन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और किसी भी प्रोविजन से अगर गवर्नमेंट कंपनी को क्या करना है, एग्जेम्प्ट होना है या उससे छूट चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी पार्लियामेंट में और उसे उस चीज़ से एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जैसे एक कंपनी का, एक नॉर्मल कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, एक नॉर्मल कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेटेड होती है, वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है एज अ अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के तहत। ओनरशिप की बात करें, द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्शली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। द शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, विज इट क्लियर, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो होली या फिर पार्शली गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जाती है, ओन्ड की जाती है। और इसकी जो शेयर कैपिटल होती है, ठीक है, अरे समझ में, जो शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इसकी जो शेयर कैपिटल होती है वो किसके द्वारा ओन की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके उस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा उसके नाम पे उसके शेयर कैपिटल क्या किए जाएंगे, ओन किए जाएंगे। मैनेजमेंट की बात करें, द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट अदर शेयर होल्डर, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। सिंपल सी बात है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाए, किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और शेयर होल्डर के, जो अदर शेयर होल्डर होंगे उनके द्वारा भी नॉमिनेट किए जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू अपॉइंट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, और गवर्नमेंट के पास क्या होती है, क्या होती है, एक अथॉरिटी होती है कि वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम शेयर किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 51% शेयर किसके पास होते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या तो पार्शली स्टेट गवर्नमेंट के पास या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इट कैन बाय एंड सेल द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन नेम, ठीक है। तो ये क्या होती है, गवर्नमेंट से एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, और ये जो भी काम करती है इसे अपने नाम से करती है। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगी या कोई भी प्रॉपर्टी सेल करेगी या खरीदेगी, वो अपने नाम से करेगी। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर होगी तो वो अपने नाम से होगी, गवर्नमेंट के नाम से नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें ministerial control, the government company is subjected to the ministerial control. The concerned ministry make appointment of director. The ministry may issue direction and can assume the overall supervision for the undertaking. तो ministerial control होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो किसी मिनिस्ट्रियल कंट्रोल के अंडर में आती है। जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, असल में। और मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्टर एंड अज्यूम ऑल द सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। और मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, खुद के डायरेक्टर भी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है और अज्यूम कर सकती है कि सारा सुपरविजन अंडरटेकिंग का उसके पास रहे, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय बोरोइंग पावर, इट कैन रेज कैपिटल, इशू वेरियस सिक्योरिटी, इट इज फ्री टू यूज रेवेन्यू फॉर द ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो इनका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये फाइनेंशियली फ्री होते हैं, ये कहीं भी अपने पैसे को लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इनके पास बोरोइंग पावर भी होती है, और इनको अगर ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो क्या कर सकती है, अलग अलग सिक्योरिटी से अपने फंड को एक्वायर कर सकती है। इज इट क्लियर?
इट इज़ फ्री फ्रॉम, तो सिंपल सी बात है, ये क्या होती है, अपने रेवेन्यू को फ्रीली यूज भी कर सकती है अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। इफिशिएंट स्टाफ होता है द रिक्रूटमेंट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, दे आर नॉट गवर्न बाय द सिविल सर्विस रूल, ठीक है। सो जो स्टाफ होता है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है, तो उसको अपॉइंट करने के लिए या उसको रिक्रूट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो उसी गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा अपने आप बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई सिविल सर्वेंट का रूल नहीं होता है। इज इट क्लियर? और असल में अपनी तरीके से क्या करेंगे, वो स्टाफ को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे या रिक्रूट करेंगे और अपने हिसाब से वो सैलरी देते हैं, ठीक है। तो इससे वो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, जो इफिशिएंट स्टाफ होता है उसे अट्रैक्टिव क्या करते हैं, फैसिलिटी देते हैं, जिससे कि उसकी इफिशिएंसी बरकरार रहती है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, द गवर्नमेंट कंपनी इज अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट कंसर्न। इट इज एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। देखो क्या होता है, अकाउंटेबल क्या होता है, यानी किसको जवाबदेही, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो अगर उसको कुछ होता है तो किसको जवाबदेही होगी, तो वो कंसर्न मिनिस्ट्री जो होगी उसको जवाबदेही होगी, ठीक है। और उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा, और उसकी जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में क्या की जा सकती है, डिस्कस की जा सकती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। आपको पता है कि द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो गवर्नमेंट के और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर होती है। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या कर सकती है, स्मूथली और फ्रीली क्या कर सकती है, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। सिर्फ एक मामूली विजिलेंस के अंडर में, यानी एक रेख देख कर सकता है गवर्नमेंट, मगर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस व्हेन एवर नीडेड विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, ठीक है। और कोई भी अगर चेंजेस चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के तहत वो क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान में लेते हुए अपने चेंजेस को या जो भी सुटेबल चेंजेस है उनको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड एंड फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज इन द प्राइवेट सेक्टर कंपनी। इट कैन therefore secure greater flexibility, freedom of operation, quickness action in running of enterprises। देखो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो गवर्नमेंट कंपनी मैनेज, फाइनेंस या ऑडिट वैसे ही होती है जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती है, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को सिक्योर कर सकती है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, अपने काम को फ्रीली कर सकती है, ठीक है, अपने एक्शन को जल्दी से क्या कर सकती है, रन कर सकती है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी इसके पास होती है। इफिशिएंट स्टाफ मैंने बता दिया। इफिशिएंट स्टाफ क्यों होता है कि जो हायर किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनी में जो एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनी के अपने ही रूल एंड रेगुलेशन होते हैं रिक्रूटमेंट और रेम्युनरेशन के लिए, यानी सैलरी के लिए, ठीक है। दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलाइज्ड पीपल्स ऑफरिंग बेटर सर्विसेज एंड सैलरी। ये क्या कर सकते हैं, अपने ये क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल जो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड या प्रोफेशनल जो स्टाफ होता है उसको अपॉइंट कर सकते हैं और उन्हें बेटर सर्विस और सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनकी इफिशिएंसी बरकरार रख सकते हैं। कोलैबोरेशन की बात करें, द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ और एक्सपर्टीज ऑफ द प्राइवेट इंटरप्राइजेस बाय कन्वेंशनली कोलैबोरेटिंग विद इट, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, प्राइवेट कंपनी के साथ, यानी जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनी के साथ क्या कर सकती है, अपनी मैनेजरियल स्किल को क्या कर सकती है, टेक्निकल या फिर एक्सपर्टीज को क्या कर सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस के साथ। गवर्नमेंट कंपनी क्या कर सकती है, प्राइवेट में जो क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, उनको क्या कर सकती है, वो हायर कर सकती है और वो उनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकती है। इज इट क्लियर? इसके बाद बात करें हम डीमेरिट की, तो वही है, डीमेरिट में क्या है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने डिसीजन को इजीली ले सकते हैं, मगर ऐसा सिर्फ पेपर में ही होता है। मगर रियलिटी में क्या होता है कि गवर्नमेंट का या फिर जो भी शेयर होल्डर्स है या जो भी क्या है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका इंटरफेरेंस तो होता ही होता है, ठीक है।
उसके बाद है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, द गवर्नमेंट कंपनी एज आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर। देखो क्या करते हैं, ये कह रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जागीर समझते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर इज़ फ्रिक्वेंट, और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट कंपनी में वो बहुत ज़्यादा होता है। द ऑपरेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू विम एंड फैंसी ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, ठीक है, वो क्या की जाती है, मिनिस्टर के इच्छा अनुसार बनाई जाती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी को जो ऑफिशियल होगा उसको वो चीज़ें भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए क्या होता है, मिनिस्टर अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट कंपनी की पॉलिसी एंड प्लान्स बनाते हैं। बोर्ड पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन गवर्नमेंट कंपनीज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये मैंने बता दिया, बोर्ड और डायरेक्टर जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सो दीज डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रेदर देन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। और जो भी देखो सिंपल सी बात है कि क्या किया जाता है, जो डायरेक्टर होते हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो जो अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना ज़्यादा टाइम किस पे स्पेंड करते हैं, नेताओं की चापलूसी करने में या उनको प्लीज़ करने में क्या करते हैं, वो अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। और उसकी बजाय वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट बनाने की बजाय वो क्या कर सकते हैं, करते हैं अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनकी सेवा करते हैं, और उसकी वजह से जो कंपनी की एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है।